इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको बताएंगे पटना के अस्पताल में मरीज को क्यों देनी पड़ी जिंदा होने की गवाही और कोरोना के महाविस्फोट के बाद कहां शुरू हुआ लॉकडाउन का काउंटडाउन। देश में कोरोना की दूसरी चाल डरावनी होती जा रही। पिछले 24 घंटे में नए कोरोना केसेस ने रिकॉर्ड बनाया। 1,70,000 नए केस दर्ज किए गए, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 24 घंटे में 904 मरीजों की जान गई। देश में एक्टिव केस अब 11,96,000 हो गए हैं, जो इससे पहले कभी नहीं। महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में कल 63,300 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और 24 घंटों में यहां 350 लोगों की जान चली गई। एक दिन में नए मरीजों का आंकड़ा डराने वाला है। इस रफ्तार से कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 1 या 2 दिन में 2 लाख के पार जा सकता है। 10 अप्रैल 1,52,000, 11 अप्रैल 1,70,000, 24 घंटे में 18,000 की छलांग। कोरोना के डेली डेटा में ये इजाफा तब हो रहा है जब देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जैसे तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अप्रैल की शुरुआत से जो कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी शुरू हुई, वो अब नीचे गिरने का नाम नहीं ले रही। 4 अप्रैल को 1,03,794 केस आए, 5 अप्रैल को 96,569, 6 अप्रैल को 1,15,312 केस आए, 7 अप्रैल को 1,26,000 से ज्यादा, 8 अप्रैल को 1,31,000 से ज्यादा, 9 अप्रैल को 1,44,000 से ज्यादा और 10 अप्रैल को 1,52,000 से ज्यादा नए केस आए। कोरोना की गंभीर होती स्थिति पर इंडिया टीवी ने स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्रियों और एक्सपर्ट्स ने इसकी तमाम वजह बताई। सरकारों की तरफ से भी शायद उसके अंदर जो सख्ती अपनानी चाहिए थी वो नहीं। प्रोटोकॉल्स जो बनाए गए भारत सरकार के द्वारा, जो साल भर काफ़ी गंभीरता से फॉलो करने का प्रयास हुआ, उसमें फॉलो करने के प्रक्रियाओं में ढील हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, इसके पीछे बड़ी वजह कोरोना गाइडलाइंस के पालन में ढिलाई रही। आज स्थिति यह है कि कोरोना के कुल एक्टिव केस 11 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं, जो पिछले साल के 10 लाख एक्टिव केस से ज्यादा हैं। इसे देखते हुए कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। कोरोना संक्रमण की सबसे तेज रफ्तार देश के 5 राज्यों में ज्यादा देखी जा रही है। कोरोना के कुल मरीजों का 71% हिस्सा महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से है। देश के ये 5 राज्य मिलकर करीब आधा हिस्सा कवर करते हैं, जहां तेज होते कोरोना संक्रमण से कोहराम की स्थिति बनी हुई है। इसमें महाराष्ट्र में पिछले 15 दिन से 50,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है। यूपी में एक हफ्ते में ही कोरोना के 71,000 एक्टिव केस हो गए हैं। ये एक्टिव केस 4 जो हमारे जनपद हैं उनमें आधे केस हैं, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर। लेकिन इस सब के बावजूद राज्य सरकार ने सभी 75 जनपदों के लिए अपनी कार्य योजना तैयार की है। हम उसको लागू कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात पर इंडिया टीवी के हेल्थ कॉन्क्लेव में तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों के हालात पर चर्चा की। महाराष्ट्र में 63,000 नए मरीजों और 349 लोगों की मौत के साथ हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में नए केसेस लगातार बढ़ते हुए 10,774 तक पहुंच गए और 48 मरीजों की मौत हो गई। यूपी में अब तक के सबसे ज्यादा 15,353 नए मामले सामने आए, 67 मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 10,521 नए मामले आए, 122 लोगों की मौत हुई, जबकि मध्य प्रदेश में 5,939 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 24 की मौत हुई। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पहले से ही लॉकडाउन है। हालांकि हेल्थ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टोटल लॉकडाउन से इनकार किया। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जनता से विचार विमर्श करके, चर्चा करके, कुछ शहरों में जहां संक्रमण ज़्यादा था
संक्रमण की दर कम करने के लिए, वृद्धि रोकने के लिए कुछ चीज़ें तय की कि हम ये गतिविधियां नहीं करेंगे, कुछ चीज़ चालू रहेंगी और कई गतिविधियां नहीं होंगी जिससे भीड़ इकट्ठी ना हो। लॉकडाउन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी रणनीति साफ की। मुझे लगता है दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारी मेडिकल व्यवस्था, हम इसको संभाल लेंगे। और तीसरी हमारी स्ट्रेटेजी है वैक्सीनेशन, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कोशिश करके वैक्सीनेशन लगा सकें। हेल्थ कॉन्क्लेव में आए सभी मुख्यमंत्रियों की आम अपील यही है, लॉकडाउन की स्थिति से बचने के लिए मौजूदा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में कोरोना का वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के मुद्दे पर आज फिर सीएम उद्धव ठाकरे टास्क फोर्स के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 63,300 नए केस आए और 350 लोगों की जान चली गई। हालात इतने खराब हैं कि न अस्पतालों में बेड हैं, न ऑक्सीजन की व्यवस्था। कई जिलों में वैक्सीन का स्टॉक तक मौजूद नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन पर विचार हो रहा है। आज स्थिति ऐसी बनी है कि 15 दिन का कम से कम लॉकडाउन करना जरूरी लग रहा है। एक मन बनाने का काम सभी लोगों ने किया है। मुझे लगता है कि इसमें हम आगे जा सकते हैं, लेकिन आखिरी डिसीजन आफ्टर ऑल कैबिनेट और आफ्टर ऑल माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले पूरे देश के करीब 48% हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पुणे में सबसे ज्यादा 12,000 लोग कोरोना की चपेट में आए और 16 लोगों की मौत हुई। मुंबई में करीब 10,000 नए केस दर्ज हुए और 80 लोगों की मौत हुई। नागपुर में 7,000 नए केस मिले और 34 लोगों की जान चली गई। नागपुर के अस्पतालों में न बेड है न वैक्सीन का स्टॉक, इसलिए सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर विरोध में सड़क पर उतर आए। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा है, लेकिन कोरोना को हराने के लिए राज्यों के मंत्रियों को पूर्ण लॉकडाउन का ही विकल्प नजर आ रहा है। देखिए, टास्क फोर्स के अंदर जितने लोग बैठे थे उनमें खाली कितने दिन लगना चाहिए उसके बारे में एक विचार था, लेकिन सबका एक विचार था कि लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो चेन है इसका टूटना बहुत जरूरी है। अगर ये चेन नहीं टूटी तो आगे चल के जो है वो संख्या कोरोना पीड़ित की बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस बीच लॉकडाउन की खबरों की वजह से महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। मुंबई से स्पेशल ट्रेनों के जरिए घर लौटने वालों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। हम लोग का पानी पूरी धंधा है, धंधा बंद हो गया तो अब क्या करेंगे? पूरी तरह बंद हो गया, इसके लिए जा रहे थे गाँव। अगले साल फंसे हुए थे। कोरोना से कम लेकिन लॉकडाउन से ज्यादा डर लगता है। इससे पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टास्क फोर्स से चर्चा की। बैठक में कुछ लोग 2 से 3 हफ्तों के पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में दिखे। आज फिर सीएम उद्धव ठाकरे के टास्क फोर्स के साथ अहम बैठक होने वाली है। इसके बाद ही पूर्ण लॉकडाउन पर कोई फैसला किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार विकराल रूप लेती जा रही, लेकिन लोगों का रवैया हैरान करने वाला है। खंडवा में स्वास्थ्य विभाग की टीम एक शख्स को क्वारंटीन करने के लिए पहुंची तो उसके परिजनों ने कोरोना वॉरियर्स पर ही हमला बोल दिया। हंगामे और मारपीट की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खंडवा की हैं। कोरोना पॉजिटिव शख्स को क्वारंटीन करने जब कोरोना वॉरियर्स की टीम उसके घर पहुंची तो कुछ इस तरह का बवाल खड़ा हो गया। घर वालों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला बोल दिया और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा। आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की टीम को पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन परिवार के लोग पुलिस वालों के साथ ही भिड़ गए और फिर ऐसा हंगामा हुआ कि सब देखते रह गए। कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया था तो हम उसको देखने और मेडिसिन देने के लिए गए थे वहाँ पर, तो उन लोगों ने हम पे पथराव किया और मारने लगे और हम वहाँ से भाग के निकले थे। कोरोना को मात देने के लिए 4 दिवसीय टीका उत्सव के दूसरे दिन आज भी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। भारत ने कम वक्त में 10 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना वैक्सीन देकर अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है।
कोरोना महामारी की रोकथाम वैक्सीन के डोज से ही संभव है, इसलिए देश में टीका उत्सव चल रहा है। पहले दिन करीब 27 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। टीका उत्सव का सुझाव पीएम मोदी ने 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में दिया था। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज। जिस वक्त देश में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उस वक्त देश के करीब 65,000 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। देश में आज 65,300 से ज्यादा जो है वैक्सीनेशन के केंद्रों पर आज काम हो रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में वैक्सीन के स्टॉक में कमी की बात कही जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देश में टीके की कमी नहीं है। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया। डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती जिस कोरोना मरीज को मृत घोषित किया था, वो अंतिम संस्कार से पहले जिंदा मिला। ये पटना का मशहूर पीएमसीएच अस्पताल है। ये मरीज को दिया गया डेथ सर्टिफिकेट है और ये वो मरीज है जो मृत घोषित होने के बाद जिंदा है। नहीं, तबीयत कैसा है मामा? ठीक है। ऐसी घोर लापरवाही का मामला शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। अस्पताल प्रशासन ने पहले तो जिंदा मरीज को मृत घोषित किया, उसके बाद परिवार वालों को गलत शव सौंप दिया। गनीमत थी कि मरीज की पत्नी ने अंतिम संस्कार से पहले उसे पहचान लिया। ये लोग बहुत भाग दौड़ किए बॉडी देने में, बहुत देर के बाद बॉडी मिला तो हम लोग बोले कि कम से कम हमको एक बार बॉडी दिखा दीजिए तब हम घर जाएंगे। बोले कि बॉडी घर नहीं जाता है, आपको बॉडी नहीं मिलेगा। फिर हम एक बार हम लोग देखना चाहते हैं, मेरा सब परिवार, हम दूर से ही देखेंगे लेकिन एक बार हम बॉडी जरूर देखेंगे। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी ने 5वें चरण में बढ़त बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। बंगाल में आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करने वाले हैं। बंगाल में अभी 4 फेज का चुनाव बाकी है। 5वें चरण के लिए बीजेपी का अभियान तेज हो गया है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक आज फिर से मैदान में उतरने वाले हैं। पीएम परिवर्तन का दावा कर चुके हैं, आज इसे नतीजे में बदलने के लिए वार पलटवार करेंगे। 2 मई से बंगाल में आशोर परिवर्तन का महायज्ञ शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की धरती पर आज 3 रैलियां करने वाले हैं। पीएम मोदी की पहली रैली दोपहर 12 बजे वर्धमान में, दूसरी रैली दोपहर 1:45 पर नादिया में और तीसरी रैली दोपहर 3:15 पर बारासात में होगी। आप बीजेपी को हराने की तो कोशिश कर सकती है, लेकिन दीदी बंगाल की जनता को कैसे हराओगी? एक तरफ मोदी बंगाल में मोर्चा संभालेंगे तो दूसरी तरफ रोड शो और रैलियों के जरिए अमित शाह बीजेपी के लिए जनता का समर्थन जुटाएंगे। सबसे पहले अमित शाह कलिंगपोंग में सुबह 11:30 बजे रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:40 पर धूपगुड़ी में, दोपहर 3:30 बजे अहमदाबाद में और फिर शाम करीब 5:10 पर सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगे। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के 6 जिलों के लिए 45 विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होगा। लेकिन कोरोना काल में प्रचार नेताओं को भारी पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद संजीव बालियान बंगाल में प्रचार के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो वहीं दूसरी ओर माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी सीट से बीजेपी उम्मीदवार आनंदमय बर्मन की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के विवादित बयान के खिलाफ टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। दिलीप घोष ने बालानगर की एक रैली में शीतलकुची की घटना को लेकर विवादित बयान दिया था। तो बोलते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता है और इस प्रकार लोग जो सेंट्रल फोर्स के ऊपर अटैक करते हैं, वोट देने में लोगों को रोकते हैं और सेंट्रल फोर्स जब जाते हैं उनसे बंदूक छीनते हैं, उन पर अटैक करते हैं, तो मजबूरी गोली चले। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज हो गई है। बावजूद इसके वो विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने शीतलकुची की घटना पर कहा था कि शरारती तत्व चुनाव में बाधा डालेंगे तो ऐसे ही मारे जाएंगे। टीएमसी इसी बयान के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची और दिलीप घोष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। গুলি করে মানুষ মারে, জানে হেরে যাবে, গুলি চালাচ্ছে, বোমা চালাচ্ছে, বন্দুক চালাচ্ছে। दरअसल बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग के दौरान
शीतलकुची के बूथ के बाहर भीड़ ने सीआईएसएफ पर हमला कर दिया था। इस दौरान बचाव में केंद्रीय बल के जवानों ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भीषण आग ने एक पूरे गांव को जलाकर खाक कर दिया। इस हादसे में 70 से ज्यादा कच्चे मकान जल गए और 2 बच्चों की जान चली गई। घरों से आग की लपटें उठ रही हैं। लहलहाती फसलें तबाह हुई तो उनसे धुआं उठने लगा। लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन वक्त पर कोई नहीं आया और पूरा गांव तबाह हो गया। कितने किसानों का अनाज, घर, सब कुछ, पशु, सब कुछ जल के राख। अरे चाची बाहर आ जा, भागियो वहाँ कहाँ चल गए है। घटना आजमगढ़ के देवरा इलाके की है। एक छोटी सी बस्ती से शुरू हुई आग ने एक के बाद एक 70 से ज्यादा घरों को अपनी आगोश में ले लिया। घरों में रखे सिलेंडरों ने आग में घी का काम किया। किसी का दाना पानी जल गया तो किसी के मवेशी खाक हो गए। क्लियर नहीं हो पा रहा कि कितने जान माल का खतरा हुआ, कितना पशु जले हैं। अभी लोग अपना अपना घर छोड़ करके किसी तरह से अपना अपना जान बचा के निकल गए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।